Okay, so a formal good evening to all of you. And our conversation yesterday started up on basic terminologies of economics. मैंने उसमें से कुछ तो डिस्कस कर ली थी आपसे, थोड़ी सी बची है, उनको भी आज कंप्लीट कर लेते और फिर हम पब्लिक फाइनेंस यूनिट 2 की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। सर, इन्फ्लेशन के 4 टाइप हो गए थे: डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, टैक्सफ्लेशन, डिफ्लेशन। फिएट मनी हो गया, क्रेडिट क्रिएशन हो गया, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, बराबर। उसके बाद आते हैं वर्ड प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेशन। कितने बच्चे बोलते हैं एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं पता है? नहीं पता तो नहीं पता है, नाम में ही है प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा कमाओगे ज्यादा ज्यादा टैक्स लगेगा। डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, इनकम टैक्स जैसे, वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं। 0 से लेके 3 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं, 3 से 5 पे इतना। अभी तो क्या 5 से 7 तक हो गई ना लिमिट, तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके बाद इतना इतना, फिर 7 से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर निकल जाओ तो सुपर रिच टैक्स है। हाँ, तो जितना जितना ज्यादा कमाओगे उतना उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, समझा क्या? रिग्रेसिव, रिग्रेसिव छोटा बड़ा अमीर गरीब किसी को देखेंगे नहीं, सब पे सेम लगेगा। आज आप पेट्रोल खरीदते हो, सेम टैक्स देते हो। आप मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाते हो, सेम टैक्स देते हो। आप जहां जहां पे भी जीएसटी पे कर रहे हो वो रिग्रेसिव है। जीएसटी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन और स्टेटस देख के नहीं लगता, वो सबके ऊपर लगता है। एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, ये सब रिग्रेसिव इन नेचर। बोलो साहब, क्लियर? प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव समझ में आया? क्यों रखा आपने ये डिस्कशन में यहाँ पर? इसलिए कि जब मैं तुमको पूछूंगा थोड़े दिनों बाद चैप्टर के बीच में, मेरे को महंगाई कम करनी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, मॉनेटरी पॉलिसी अपना काम कर चुकी है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, फिस्कल पॉलिसी में मेरे पास क्या चॉइसेस हैं? तो आप बोलोगे फिस्कल पॉलिसी में आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे जाओ। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोलेगा जो अमीर आदमी उससे ज्यादा टैक्स लो। मैं बोलूंगा मैं रिग्रेसिव टैक्सेशन पे भी जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरा टैक्सेशन बेस रिग्रेसिव का बहुत बड़ा है। तो फिर आप मुझे समझाना उस समय और आप बोलना हाँ चलो ठीक है, पर नेसेसिटी आइटम पे टैक्स मत बढ़ाओ, 5 स्टार आइटम्स पे बढ़ाओ, जहां पे 28% रेट है उसको बढ़ा दो, क्योंकि वो वैसे ही सिन गुड्स हैं। सिन गुड्स समझते हो? बोले क्या? हाँ, लग्जरी गुड्स, ये वर्ड यूज किया तुम लोगों ने। सिन गुड्स मतलब जो बहुत ज्यादा हवाबाजी। अब कोई 5 स्टार में जाके पनीर की सब्जी खा रहा है, तो 800 रुपए का पनीर खा सकता, तो वो 28% जीएसटी भी दे सकता है। सिंपल सी बात है। जीएसटी में एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, वो कितने अच्छे से लॉजिकली ब्लेंडेड है। आप देखो, घर की महिला ने महिला गृह उद्योग में बैठ के अचार पापड़ बड़ी बनाई और बेची, नो जीएसटी। किराने की दुकान ने बेचा या सुपरमार्केट ने बेचा, 5% जीएसटी पापड़ पे, कच्चे पापड़ पे। हाँ, मतलब, और पापड़ मैंने सेक के ड्राई या फ्राई आपको जब 12%, 5%, सॉरी रेस्टोरेंट है 5% अभी। फिर मैं एयर कंडीशन रेस्टोरेंट या उसमें जाता हूँ तो 12% हो जाता है, और मैं 5 स्टार में जाता हूँ तो 28% हो जाता है। लॉजिकल है। जितनी ज्यादा फैसिलिटी ले रहा हूँ उतना ज्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ, सिंपल। तो वहां क्यों बढ़ते हैं वो लोग? तो फिर तुमको मेरे को जवाब देना होगा उस समय, मतलब ऐसा याद रखना, मैं तो सिखाऊंगा, पर तुमको याद रहना चाहिए सर, रिग्रेसिव में हम सुपर रिच कैटेगरी में जाके कर दे तो भी लोगों के हाथ से परचेजिंग पावर कम की जा सकती है। अब क्या होता है, नेसेसिटी आइटम पे तुमने टैक्स बढ़ा दिया, गरीब पहले ही मर रहा था और मर जाएगा। तो तुम्हें ये भी देखना है ना कौन सी जगह तुम्हें अटैक करना है। तो उसकी समझ के लिए प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव वर्ड है। अभी क्लियर है बेटा? ग्रेट, वेरी गुड। अब मेरे को एक इंटरनेशनल ट्रेड का कॉन्सेप्ट तुमको सिखाना है, बीओटी बीओपी, बस यही बचा है मेरे ख्याल से अब एक समझाने के लिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। कितने बच्चों ने स्कूल में, मतलब सर नहीं आता ढंग से, आप समझा ही दो। ओके। वो मेरी बिटिया उदास क्यों बैठी है ऐसी? क्या हो गया बेटा? डेटा खत्म हो गया आज का? क्या हो गया बेटा? आप भी आरसीबी फैन हो? हाँ। नो वरीज, सम डे इट विल बी अ गुड डे। अब वो आरसीबी फैन है बेचारी ने हाँ बोला तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। वो एक फैन मेरे ही घर में, उस बेचारे को मैं फैन उसके सामने एसी चला रहा हूँ कल से।
क्या करूं? अब वो बेचारे, मेरे बेटे को भी समझा मैंने, ठीक है। वो दुखी हो गया, अब 8 साल का बच्चा है। हारती है, हारते ही है, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होता। मैंने, भाई ये गलत ट्रैक में जा रहा है, इसको समझाना पड़ेगा भाई, जीतो। मतलब मैं ना पर्सनली इस बार चाहता था कि आरसीबी जीत जाए, कम से कम उस बच्चे को, मेरे को सीखने को मिल जाए, हाँ भाई वी कैन विन आफ्टर एफर्ट्स। क्योंकि अब 14 साल में तो राम जी भी घर आ गए थे। क्योंकि मैंने उसको एनालॉगी दी, मैंने, बेटा राम जी को भी 14 साल बाद, तो 14 ना, ये तो 16 हो गए, वो ऐसा बोल दिया मेरे को। ठीक है, अब मैं, ओके। बेटा तुम्हारे, अब देखिए, ये ऑनलाइन एक अलग ही अपने बोनस मजे हैं यहाँ पे। इतने प्यार से हमारे माँ बाप हमको क्यों नहीं समझाते? तुम्हारे कर्म ही ऐसे नहीं होंगे, गिव अप कर दिया होगा उनने। चलो वाह। पीओपी बीओटी समझते भाई, इसको है ना, मैं बहुत ही देसी तरीके से समझाना चाहता हूँ। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब ध्यान देना, इधर सब जने, अनडिवाइडेड अटेंशन आई नीड। सर इंडिया 47 में आजाद तो हो गया, पर 47 से 91 तक हम अपने आप में इतने उलझे रहे कि हमने दुनिया से ट्रेड ज्यादा रखा नहीं। क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमको व्यापार के नाम पे गुलाम बनाया गया था। तो हम डर गए थे कि फिर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आके हमें गुलाम ना बना लो, तो हमने गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत बढ़ा दिया था। अब गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत बढ़ गया, तो हमने क्या करा, हर चीज में लाइसेंस, परमिशंस, ये वो, और हमने अपनी इकोनॉमी को विदेशियों के सामने ओपन नहीं किया। अब यहाँ ना दो बात हुई थी, 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था, ठीक है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ और पूरी दुनिया में अमेरिका के ऊपर थू थू हुई। और फिर इन्होंने ब्रिटेन वालों को बोला कितना लूटोगे, सबको निकलो यहाँ से, तो उन्होंने बहुत सारे देश छोड़े उस समय। तो सारी दुनिया रिकंस्ट्रक्शन में आ गई थी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। तो क्या हुआ, दुनिया 45 के बाद चली इस डायरेक्शन में, और हम चले इस डायरेक्शन में, हम चले गवर्नमेंट कंट्रोल के डायरेक्शन में। तो लफड़ा हो गया, हम उतना आगे नहीं बढ़ पाए जितना दुनिया आगे बढ़ गई। 47 से लेकर 91 तक हमने 3 वॉर लड़े लिए, 2 पाकिस्तान से, एक चाइना से, एक इमरजेंसी देख ली, 84 में आतंकवाद देख लिया, 89 में राजीव गांधी, 84 में मर गए थे, 89 में राजीव गांधी का जब कार्यकाल समाप्त हुआ, फिर रिजर्वेशंस के प्रॉब्लम, 91 में मंडल कमीशन, और फिर राजीव गांधी जी की हत्या परसों ही हुई थी, 21 मई 91। यार अब है तो है, मैं मतलब, तो अब चक्कर क्या हुआ, 91 में हमारा, अच्छा फिर 91 में यहां तक तो ठीक था, बोलते ना गरीबी में आटा गीला। उसी समय 91 में इराक और कुवैत लड़ गए आपस में, गल्फ वॉर हो गई। अब गल्फ वॉर हो गई, तो इराक और कुवैत दो पड़ोसी हैं, और फिर दुनिया में सबसे ज्यादा पड़ोसी कौन है? अमेरिका। वो वहां से प्लेन लेके आता, पाकिस्तान में अपना फ्यूल वापस डलवाता, और इराक पे बम गिराता। ये मैं बताया, फाउंडेशन वालों को तो पता है पूरा। बट वो इट इज एज गुड एज कि तुम्हारी क्लास में दो लोगों का झगड़ा हो गया, मतलब एक आरसीबी फैन और एक नॉन आरसीबी फैन भिड़ गए आपस में। ऐसा कृपया करके न करें। या दीपक सर, नहीं नहीं नहीं, मेरे को मत डालो यार इस चीज। अच्छा, दीपक सर वर्सेस मोदी भक्त, ऐसा? तो मैं मोदी विरोधी हूं मतलब, ऐसा? मेरा काम फैक्ट्स है, मेरा काम, मेरे को कृपया करके किसी भी बॉक्स में न डालें। मेरे को खुल के बोलने तो आप सीखोगे उससे। एज अ ड्यूटी, एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू द फैक्ट्स। 91 में हुआ क्या समझना, इराक ने कुवैत पे हमला करा, ठीक है? ये दोनों पड़ोसी हैं। आज गूगल अर्थ तो नहीं दिखाना पड़ेगा ना, मतलब बिल्कुल पड़ोसी है। वो इराक इतना बड़ा है और कुवैत इतना सा है, मतलब कुवैत इज अ वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ इराक, आई कैन टेल यू दैट। मतलब पूरे इंडिया में एक स्टेट के बराबर है वो। अगर वो इंडिया है इराक, तो एक स्टेट कुवैत है। अब उनने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया। अब ये दोनों बिल्कुल चिपके वो पड़ोसी, एक्चुअल में चिपके वो पड़ोसी। फिर एक वो दुनिया का पड़ोसी आया, बोलता इसको क्यों मार रहे हो, अब हम तुम्हें मारेंगे। तो वो इराक वालों को मारने लग गए। अब इराक वालों को मारने लग गए, तो लफड़ा ये हुआ कि इराक वालों को मार रहे थे, तो उस समय प्रॉब्लम ये आ गई कि इराक वाले बोलते भाई तू कहां से आ गया बीच में? बोलता विश्व शांति की सुरक्षा के लिए।
और बोलता है यू आर हैविंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लुक हुज टॉकिंग। ये आप, मैं ना कुछ भी नया नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंटरनेट पे ओपन अवेलेबल है सब कुछ। वेपन, ये वर्ड यूज किया था उन्होंने, सद्दाम हुसैन हैज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, and it is told by a person who invented the weapon of mass destruction and bloody used it. I can tell you one thing, अभी तो तुम बोथ ग्रुप पढ़ रहे हो, अभी नहीं, इस दिन मौका मिले ना इंडिया के बिहाफ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम देखना हो तो तुम रॉकेट बॉयज करके जो सीरीज है उसके दोनों सीजन एग्जाम के बाद तुम घर की टीवी पे चलाकर देख सकते हो। ये लाइन बोलना जरूरी है। घर की टीवी पे ओपनली बैठ के चलाना और जेन्युइनली देखना, मैं आपको बता रहा हूं, यू विल कम टू नो हाउ हिपोक्रेटिक अमेरिका इज। उसने क्या करा, इराक में एंट्री ली और इराक में बोला वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और उसके बाद उसने धीरे धीरे इराक ऑयल्स पे कब्जा चालू करा। और इराकियों को जब समझ पड़ गई तो उनने, इराकी भी इराकी है फिर, वल्लाह हबीबी ये लो आग लगा दी। उनने तेल के कुएं में ही आग लगा दी, जलने दो ना, हम चलाएंगे तेल ना तुम जलाओगे, जाओ ये यहीं जलेगा। फॉर ईयर्स द वेल्स बर्न्ड, ईयर्स, डेज मंथ्स नहीं, ईयर्स। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट, व्हाई आर वी डिस्कसिंग राइट नाउ फ्रॉम ए इंडिया पर्सपेक्टिव। मैं क्यों बोल रहा हूं, अब सुनना, अब दो तीन, अब आप कनेक्ट द डॉट्स। नीचे कैंट मारिया है किससे, जो भी है बंद कर दे। लास्ट मैसेज डाल, टॉक टू यू लेटर। तो पता चला बेबी वेयर आर यू, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनी मोर। इधर इधर। तो अरे यार तुम ना रिदम तोड़ देते हो यार, ऐसा मत करा करो। क्या बोल रहा था मैं, हाँ ईयर्स तक जले। अब आप है ना दोनों तीनों चीजें कनेक्ट करना, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं। फिर एक तरफ राजीव गांधी मर गया हमारा, he was a genuine prime minister, okay, he was the one who stood on the mic and said मेरी गवर्नमेंट में करप्शन है, 100 रुपया भेजता हूं तो 85 गायब हो जाता है। ऐसा गट्सी प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए जो खुद की गलती एडमिट करे। ये ऑफिशियल वर्ड है सारे, आप ढूंढोगे ना सब मिलेगा। तो वो 89 में सरकार खत्म हुई, 2 साल विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार रही जिसमें रिजर्वेशंस के लफड़े हुए तो सरकार फिर गिर गई और इलेक्शन थे, मिड टर्म इलेक्शंस 91। तो राजीव गांधी वाज ऑल सेट टू विन, ही गॉट किल्ड। तो आप ये इसी टाइम पे बस तुम, वो लोकसभा पोल्स चल ही रहे थे, कांग्रेस गॉट 400 सीट्स आउट ऑफ 543, 400 आउट ऑफ 543, मोदी जी को भी नहीं आई है इतनी। नहीं आई है तो क्या, मतलब आई एम गिविंग फैक्ट्स यार, भक्तो इट्स ओके, समबडी एल्स आल्सो बिफोर 2014 वाज रॉकिंग। भक्त कैन नॉट टेक इट, भक्त गॉट नो चिल। भाई आगे बोलने दो। 400 सीट आई और तुम्हारा मुखिया तो मारा गया एक तरफ। इधर से हम 47 से 91 तक हमारा अचीवमेंट क्या, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ये 4 अचीवमेंट थे इंडिया के। आप बिलीव नहीं करोगे, इतने ऐसे पॉलिटिशियंस हैं हमारे, बोलते हैं टीवी आने से पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम हुई है। पीपल आर बिजी वॉचिंग टीवी, इससे ज्यादा डिटेल मैं नहीं दे रहा, अब समझने वाले समझ गए, बाकी तो माइनर है, तो पोगो देखो। This is not my statement. Why are you laughing at me? I'm quoting few politicians. बोलूं, एक मिनट, तीनों चारों डॉट कनेक्ट करो यार, फिर बीओटी बीओपी पे जाना मेरे को, मैं भी क्यों बैकग्राउंड बना के बताता हूं, पता नहीं।
राजीव गांधी किल्ड, तो नो पॉलिटिकल लीडर अवेलेबल, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ठीक है. So you really don't have an idea what to do. And the biggest problem was because of these 44 years, we did not do and manufacture anything great, which was as per world levels. Because हमने हमारी इकोनॉमी बंद कर रखी थी. जब इकोनॉमी बंद कर रखी थी तो प्रॉब्लम क्या हुआ, हमारे प्रोडक्ट्स अप टू द क्वालिटी मार्क नहीं थे. हम अपने आप में लड़ भिड़ रहे हैं वहीं के वहीं. और इतने में गल्फ वॉर हो गई. तो गल्फ वॉर में हुआ क्या, जब इराक और ये सब लड़े आपस में तो सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल दुनिया भर में नीचे हो गई. अब जब सप्लाई नीचे हुई तो भाव ऊपर बढ़ गए. और भाव जब ऊपर बढ़े तो इसका डुअल इंपैक्ट समझना. कल तक जो क्रूड ऑयल मुझे $100 मतलब $50 का मिल रहा था और मेरा डॉलर ₹30 का था. दोनों तरफ से समझना, $50 पर बैरल क्रूड ऑयल एंड ₹30 पर डॉलर, तो ₹1500. 50 into 30. Now because of war this 50 went up to 70. Okay, and my rupee value got depreciated, went to 36. So now if you do 36 into 70, so it goes to 2520. समझा? नहीं आया. सो ₹1500 का जो तेल था मेरे को पड़ रहा था एक बैरल, हाँ, तो वो 2500 का हो गया. तो इस 2500 के कारण क्या हुआ, एक तो मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई कि मेरे को ज्यादा डॉलर चाहिए अब ऑयल खरीदने के लिए. और ज्यादा डॉलर मैं लाऊंगा कहां से. डॉलर आते हैं दो तरीके से. नंबर 1, दुनिया के सामने कटोरा लेके जाओ. वो मैं कल ही बता चुका हूँ, दुनिया आपको हर चीज के लिए ऐसा देने नहीं वाली है, बराबर. दूसरा, आप एक्सपोर्ट करो. आप एक्सपोर्ट कर नहीं पाते हो क्योंकि आपके एक्सपोर्टेबल गुड्स इतने अच्छे क्वालिटी के है ही नहीं. आप क्या बेचते हो दुनिया को, शॉल, पश्मीना. आप बेचते हो असली मसाले, सच सच. थैंक यू फॉर द राइम. उसके बाद आप बेचते हो प्राइमरी गुड्स. बेटा, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम दुनिया को जो चीज देते हैं ना वो वॉल्यूम में बहुत ज्यादा है, वैल्यू में कम है. मैं इसका एक बहुत देसी एग्जांपल बच्चों को हमेशा से देता आया हूं. तुम 1 लाख किलो गेहूं बेचो दुनिया को ₹20 के हिसाब से, तो टोटल रेवेन्यू तुम्हें मिलेगा ₹20 लाख. उस 1 लाख किलो गेहूं की बात करूं तो 100 किलो की 1000 बोरियां. और अगर मैं एक एक बोरी करके 5 बोरी की थप्पियां जमाऊं तो ऐसी स्टैकिंग करते करते शायद मुझे ऑलमोस्ट रूम तक जाना पड़े 200 मतलब 1000 बोरी करने के लिए. इतना 1000 बोरी इकट्ठी करने के लिए कितने किसानों ने पसीना बहाया, कितनी जमीन, कितना पानी, कितना श्रम, उसको आप कैलकुलेट करोगे. वर्सेस मेरे देश के आप जैसे और मेरे जैसे लोग विदेशों से बने हुए मोबाइल फोन्स मंगाते, ₹50,000 का एक. 40 मोबाइल फोन इतनी सी जगह में आ जाएंगे पोडियम पे. वो 20 लाख के बराबर है. और वो मोबाइल फोन किसी इंसान ने बनाए और रोबोटिक तरीके से बन गए. वो इतनी सी की चीज की वैल्यू ले रहा है तुमसे और हम इतने बड़े एफर्ट की वैल्यू नहीं ले पाते. सो वी हैव अ प्रॉब्लम. व्हाट प्रॉब्लम? what we export is not great, but what we import is our necessity. Hello, what we export is not great, but what we import is our necessity. अब यहां आके बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉइंट समझ में आना. हम जो दुनिया को बेचते हैं वो दुनिया की आवश्यकता नहीं है, और जो दुनिया हमें दे रही है उसके बगैर हमारा काम नहीं चल रहा. तो हमें तो मजबूरी में लेना पड़ेगा. तो लेने के लिए हमारे पास डॉलर चाहिए ना. तो 91 में आके एक बार तो मनमोहन सिंह जी, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है ना, वो मौन प्रधानमंत्री नहीं है. ये जो मजे ले रहे हो ना सब उसी का किया धरा है. तुम्हारे सर के बालों में लगा हुआ वो हेयर जेल इंपोर्टेड, और तुम्हारे पैर में जो ये अंगूर वाली चप्पल और स्केचर के जूते हैं ना, ये सब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तक की देन है. हमारी बच्चियां पहनी ना टेडी बियर वाली चप्पल, कान भी निकले रहते उसके, सब इंपोर्टेड माल. और वो तो मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ, तुम्हारा वो पाउच तक साला इंपोर्टेड है. ये रहा, दिखा. कितने बच्चे एग्जाम देते 12वीं का हमारे देश में हर साल? मात्र लाख 2 लाख. तुम्हारे डेटा सबके खराब हैं. सारे बोर्ड्स मिला लोगे ना
1 करोड़ से ज्यादा लोग देते हैं 12वीं की क्लास, 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं हर साल 12वीं की क्लास में। और 12वीं की क्लास में चीटिंग रोकने के लिए आपको बोला था कंपलसरली ऐसा ट्रांसपेरेंट पाउच लाओ। ये नहीं बनता इंडिया में, ये इम्पोर्ट होता है। और तुमको स्टेशनरी की दुकान पे कितने में दे देता है वो? 15-20 रुपए में, बड़ा है तो। पतला वाला होगा तो 10 रुपए का। टेल मी वन थिंग, गए गुजरे हैं अपन, मतलब कि 10 रुपए 15 रुपए का वो पाउच 10 से 20 रुपए में तुमको लैंड अप करवा रहा है इंदौर में तुम्हारी स्टेशनरी शॉप पे। वो बेच शुरू कितने में हुआ होगा चाइना से? 2-3-4 रुपए, सबके मार्जिन जुड़ के आ गया। मतलब उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल किस लेवल की मेरे भाई। और आप बनाने जाओ तो आपको इतनी परमिशनें लगती हैं, आप इतने थक जाते हो कि बोले भाई रहने दे यार, मैं नहीं कर पा रहा हूं। ये होता है ट्रेड बैलेंस शिफ्ट। ये है यूनिट 5 की बात है जो मैं आपसे कर रहा हूं। अब इसको समझो फंडामेंटली। चक्कर क्या है पता है मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं बीओपी बीओटी नहीं समझाऊंगा, हमारे पांचों यूनिट में उसने बीओपी बीओटी दिया ही नहीं है। वो ये मानकर चल रहा है कि तुम्हें बीओपी बीओटी आता है। अभी जब मैंने तुमको डॉलर वगैरह ये सब समझाया, ये सब है, तुम बाद में थोड़े दिन बाद बोलोगे बोलो सर वो फर्स्ट लेक्चर काम का था। कई लोग बोले इंट्रोडी चल रहा है, इसको तो याद ही नहीं करके आया, ये टाइम पास कर रहा है। नहीं है मेरे भाई। अब बीओपी बीओटी का कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन जो करके दिखा रहा हूँ, अपन एक इंडिया की काल्पनिक बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या करते हैं? काल्पनिक बैलेंस। इंडिया की बैलेंस शीट बन नहीं सकती है, बट हम एक बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बैलेंस शीट ऑफ इंडिया बनाता हूँ, सुन लो, नोटिंग बाद में कर लेना। मैं इसमें असेट लायबिलिटी पूरा नहीं ले रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेरे इंडिया वाले एक्सपोर्ट्स करते हैं तो हम एक्सपोर्ट दो चीजों का करते हैं, गुड्स और सर्विसेज। तो एक टेंजिबल एक्सपोर्ट, एक इंटेंजिबल एक्सपोर्ट। और हम इंपोर्ट भी दो चीजें करते हैं, टेंजिबल गुड्स और इंटेंजिबल सर्विसेज। आया ना? तो अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता तो इंडिया को डॉलर्स मिलेंगे मेरे बच्चों। तो डॉलर्स मिलेंगे तो डॉलर दो तरीके से मिल सकते हैं, या मतलब डेटर्स दो, सॉरी डेटर्स दो प्रकार के बन सकते हैं, गुड्स के डेटर्स और सर्विसेज के डेटर। ये लाइन समझ में आती है? ठीक है, तो आप इसको लिखो डेटर्स असेट साइड पे, डेटर्स फॉर गुड्स। ओके। तो अब अगर मैं सामान बेच रहा हूं दुनिया को, तो दुनिया से सामान खरीद भी रहा हूं, तो क्रेडिटर्स भी आएंगे। हेलो, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। मेरे गुड्स में क्रूड ऑयल शामिल होगा कि नहीं होगा? सबसे बड़ा कंपोनेंट ही वो है। आया ना? तो अब मेरे को एक बात बताओ, तो ये तो गुड्स हो गए। अच्छा, हम लोग इंडिया से सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेचते हैं थोड़ी बहुत, या जम के बेचते हैं? हमारे जितने इंजीनियर्स लगे हुए हैं पूरी दुनिया भर के सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। टीसीएस का एम्प्लॉय स्ट्रेंथ पता है? बस 6 लाख। अभी टीसीएस ने परसों इकोनॉमिक टाइम्स में गजब क्लेम डाला, बोलता है the power of technology is as such that the form 16 of salary, which is at the end given to a salaried individual to file his or her income tax return, was provided accurately to all the 6 lakh employees within 15 days of accounting year closure. इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे देश में 31 मई तक टीडीएस सबके कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि टीडीएस की 31 मार्च की जमा करने की लास्ट डेट कब है? नहीं पता? आप 31 मार्च का जो टीडीएस है ना, वो आप 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हो, और टीडीएस का रिटर्न फाइल करना पड़ता है ईयर क्लोजर का 31 मई तक। और जब तक किसी का टीडीएस रिटर्न कंप्लीट नहीं होता, तब तक दूसरा जिसको पेमेंट गई है उसको कैसे रिकंसिलेशन मिलेगा? तो ये इंडिया कर रहा है, बहुत बड़ी चीज है। मतलब इफ यू आस्क मी इन टेक्नोलॉजी टर्म्स, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। तो अब सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं हम, तो सॉफ्टवेयर बेचते तो हम गुड्स की जगह सर्विसेज बेच रहे हैं, तो हमारे को डेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दुनिया से हम पैसे लेते कि नहीं लेते? सर सर्विसेज का डेटर। ठीक है, अब मैं दुनिया से सर्विसेज ले भी रहा हूँ, आया ना? तो वो सर्विसेज का क्रेडिटर भी होगा। अब यहां समझना, यहां से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या ओईसीडी पूरे वर्ल्ड लेवल पर डेफिनेशन बनाई गई है 3 टर्म्स की: बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट।
4 वर्ड बोले मैंने, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये 5 मैं पूरा बना के तैयार करूंगा, फिर तुम नोट करना। पहले पूरा समझ लो, रुक जाओ। वो हाथ ऊपर आ रहा है, क्या होता है? अच्छा, मुझे लगा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हो। अच्छा, वो यूं यूं कर रहा था। अच्छा अच्छा। सो तो बैलेंस, अब सुनना। टी फॉर ट्रेड, टी फॉर टेंजिबल्स। क्या बोला मैंने? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेक करूं, तो वो निकलता बैलेंस ऑफ ट्रेड। हेलो। तो इसका मतलब ध्यान देना, स्क्रीन पे मैं क्या कर रहा हूं, अभी कोई नोटिंग नहीं करेगा। ओनली गुड्स का जब मैं कैलकुलेशन करूं तो दिस इज कॉल्ड, आपको याद कैसे रखना है, टी फॉर टेंजिबल, टी फॉर ट्रेड। ठीक है। अब ये मैं सदियों में एक बार करता हूं या रोज का काम है? रोज का काम है। सर्विसेज जो देता हूं वो भी सदियों में एक बार या रोज का काम है? तो जब मैं बोलता हूं व्हेन आई इंक्लूड माय गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अकाउंटिंग भाषा में बोलूं रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस विच अकर ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड हुज रेवेन्यू नेचर इज नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। रेवेन्यू नेचर पता है क्या होता है? हुज इकोनॉमिक impact is confined to one accounting year, and capital nature transaction is that transaction whose economic impact goes beyond more than one accounting year। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी ना कभी बीच में अपनी जो 1.5 GB की अफीम मिलती ना रोज अपने को, उसको फांकते समय ढंग से फांकना। और एक बार लिटरली मेरे को यही बोलना पड़ रहा है आजकल, पता नहीं क्या क्या हो रहा है पब्लिक को। तो असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस की डेफिनेशन देखना, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, ये 5-6 चीजों की डेफिनेशन तुमको डायरेक्टली शायद लगता है ये क्या बचकाना चीज है, ये तो मैंने फाउंडेशन पास कर ली है। बात वो नहीं है। ये 6 आइटम की डेफिनेशन ढूंढना कभी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो ना मैं एक्सपेंस वर्ड यूज कर रहा हूँ ना इनकम, में सिर्फ लाइन क्या बोल रहा हूँ ध्यान से पकड़ो आप। तुम लोग कैपिटल कैसे करते हो पता है? जो कभी कभी हो वो कैपिटल, जो बार बार हो वो रेवेन्यू। ये बिल्कुल गलत है। ये मैं कैपिटल नहीं चाह रहा। जैसे क्या, तुम साल में एक बार मशीन रिपेयर कराओगे तो रिपेयर है ना, तो रिपेयर है तो क्या होगा? रेवेन्यू। अब तुम्हारे हिसाब से तो कैपिटल है वो। जनरल आदत क्या है? जो बार बार हो और जो कभी कभी हो। फ्रीक्वेंसी विल नॉट डिसाइड द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। द इकोनॉमिक इंपैक्ट, तो डेटर क्रेडिटर कई सालों तक चलेंगे, हर बार नया व्यापार है। तो अब ध्यान से सुनना, उनने एक और कैसे क्लासिफिकेशन पकड़ा। उसने ये बोला, इफ यू इंक्लूड गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, this will be called as balance of current account। क्या कहलाएगा वो? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो मतलब बड़ा कौन, करंट अकाउंट या ट्रेड? ये बात पक्की? कैन आई से बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ सबसेट ऑफ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट? एग्री? वेरी गुड। अब ऊपर चलते हैं। हम लोग दुनिया से कई बार उधार पैसे लेते हैं, और दुनिया हमारे को पैसे देती भी है, और दुनिया हमारे यहाँ पैसा लगाती भी है, क्योंकि हमारे पास एक सबसे बड़ी चीज है। और अब हम फर्स्ट आ गए हैं, पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू मार्केट। फर्स्ट आ गए हैं, अब इसको फर्स्ट बनाए रखने में जिम्मेदारी आप लोगों की। ऐसा चार्ज अप हो गया देख। ऊर्जाओं को सही दिशा में लगाएं। अरे बोलू। अच्छा, दुनिया हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती है, हम दुनिया से पैसा मंगाते कि नहीं मंगाते? कि दुनिया पैसे लगाती है उसको क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, गलती करेगा चलेगा, बोलना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं।
FDI और FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेनर्स डूइंग धंधा इन इंडिया। तो सीए फाउंडेशन का एक बच्चा बोलता फॉरेनर की दुकान इन इंडिया। हाँ ये भी सही है। FDI और FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, ओ मैंने गलत जगह पे लिख दिया दोनों, सॉरी, बातों बातों, ये मेरे एसेट नहीं मेरी लाइबिलिटीज हैं। FDI, FPI, इसके अलावा कभी कभी हम दुनिया से लोन भी लेते हैं, तो लोन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। बराबर, तो ये तीनों मेरी लाइबिलिटी है ना। हेलो, अब मैं किसी देश में पैसा लगाता हूं क्या? हाँ हाँ लगाते हैं अपन लोग आजकल। ओवरसीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, OFDI बोलते हैं उसको। जी बेटा, ओवरसीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, OFDI उसको बोलते हैं। तो FDI इन अदर कंट्रीज, उसको हम OFDI बोल सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे से जो छोटे छोटे देश हैं वो बेचारे परेशान होते हैं, तो हम उनको हेल्प करते हैं। हमने श्रीलंका को हेल्प करी, पाकिस्तान को देखते हैं करे नहीं करे। हाँ मतलब वो मोदी जी पे छोड़ दो, वो इलेक्शन के फ्लेवर के हिसाब से डिसाइड करेंगे वो। और अगर उन्होंने किसी कंट्री को लोन दिया तो लोन टू अदर कंट्रीज, ठीक है। ए बातें बंद। अच्छा, ये जो ट्रांजैक्शन है ऊपर तीनों, FDI, FPI, लोन्स फ्रॉम कंट्रीज एंड OFDI एंड लोन्स टू अदर कंट्रीज, इनका इम्पैक्ट एक ही साल तक सीमित है या कई साल तक रहेगा? तो ये कौन से नेचर के ट्रांजैक्शन हुआ? कैपिटल नेचर के, हाँ या ना? तो कैपिटल नेचर के हुए तो इनको कहा जाता है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो अब आपको दो तीन एंगल समझा दिए मैंने। बैलेंस ऑफ ट्रेड, T फॉर टेंजिबल, T फॉर ट्रेड, ट्रेड के साथ साथ सर्विसेज जोड़ी बेटा तो करंट अकाउंट। तो ये रोज का काम है, चलना आना जाना लगा हुआ है, हाँ या ना? रुक, फोटो बाद में लेना, अभी बाकी है। रुक, उसमें फिर मैं जाके पोस्ट करूंगा, फिर लेना, ठीक है? क्यों नहीं, मेरा सब्जेक्ट है, मेरा टॉपिक है, मैंने बनाया है। अरे यार सुन लो यार, परेशान मत करा करो बीच बीच में। तेरा जीवन में कितनी सौंदर्य रस की कमी, तू ये सब इन चीजों का फोटो ले रहा है? मैं पढ़ाऊं? हाँ बच्चों, अब फिर भाई साहब, अब आपने रेवेन्यू, कैपिटल, कैपिटल रेवेन्यू, ट्रेड, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इतना सारा बोला। अब कोई देसी आदमी आपके सामने आए, ये अंग्रेजी न झाड़े, असीम सर जैसा व्यक्ति मेरे सामने आए, बहुत इंग्लिश बोलता है यार ये, तू सच सच बता, टोटल देश को लेना है कि देना है? लेन देन बता, फाइनल नेट, वो बनिए वाली स्टाइल में। टोटल भारत को दुनिया से पैसा लेना है या भारत को दुनिया को पैसा देना है? मैंने फिर एक काम करो, ये पूरा का पूरा गोला लो और बना दो। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा गोला बना दिया तुमने, ये क्या कहलाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझा क्या? ये बन गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब तुम एक बात बताओ जरा, मैं अब चेक करूं तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड। चलो, हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड में फेवरेबल सिचुएशन है या अनफेवरेबल है? सर हाउ डू यू डिफाइन फेवरेबल अनफेवरेबल, पहले ये बताओ। मतलब मैं ज्यादा एक्सपोर्ट करता हूं गुड्स का या ज्यादा इंपोर्ट करता हूं? इंपोर्ट ज्यादा करता हूं, बराबर। तो फेवरेबल हुआ अनफेवरेबल। लेकिन मेरा बहुत बड़ा पाप धुल जाता है बिकॉज ऑफ माई सर्विस सेक्टर, बराबर। तो सर्विस सेक्टर में मैं सॉफ्टवेयर खूब बेचता हूं दुनिया को, और दुनिया से सर्विसेज बहुत कम लेता हूं। तो मतलब मेरा अगर गड्ढा होता है ट्रेड का, तो वो सर्विसेज के थ्रू काफी हद तक भर जाता है।
बराबर। तुमको एक तो वर्ड सीखने को मिलेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट। एक्चुअली नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, करंट अकाउंट डेफिसिट विल नॉट बी द राइट वर्ड, वो इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, सॉरी, माय मिस्टेक, माय बैड। इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हुआ, पर तुम्हारा ओवरऑल बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट था वो, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा अनफेवरेबल सिचुएशन नहीं बनती। वर्सेस मैं दुनिया में ज्यादा पैसे लगाता हूँ या दुनिया मेरे यहाँ ज्यादा पैसे लगाती है। तो इसका मतलब अब तुम जरा कॉमन सेंसेस पूरे को देखो, तुम्हारा लाइबिलिटी साइड हैवी होगा, तुम्हारा असेट साइड कम हैवी होगा, तो बैलेंसिंग फिगर क्या है फिर? मैं आंसर फेवरेबल अनफेवरेबल नहीं मांग रहा हूं, इट हैज टू टैली माय फ्रेंड, इट हैज टू टैली। प्लीज पुट योर ब्रेन एंड देन थिंक एंड टेल। नो, तो झापड़ दूंगा गौतम, गुडविल तेरी ऐसी की तैसी। ये दूसरा विनायक जिंदल, गुडविल। अरे पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं कर रहे बाबा, मजा यही है, खुल के बोलना तो ना, तो बच्चों की गलतियां अच्छा एक बार बताऊं, भले एक बच्चे से गलती हुई हो, स्टिल भी हैप्पी, गलती अभी हुई है, मैं बार बार यही बोलता हूं। तो तुम्हारे कईयों के दिमाग में आ रहा था तो चुप हो गए अब। ऑनेस्टली बताओ कितनों को लग रहा था हाँ ये बैलेंसिंग फिगर, ये देखे एक ये दो, तो कुछ भी कर सकता है। सब्सिडी, भारत सरकार की सब्सिडी यहां बैठेगी जाके। अरे यार, क्या होगा जल्दी बताओ। ऋतिक यू आर करेक्ट, ऋतिक सेड इट विल बी कैश बैलेंस, कैश बैलेंस ऑफ व्हाट, फॉरेन करेंसी। इसी को तो फॉरेक्स रिजर्व बोलोगे। दुनिया के इतने लोग पैसा लाके रखे हैं, कुछ लोगों ने डॉलर के बेसिस पे तुमको क्रेडिट दे रखी है और तुमने कुछ लोगों से उधार ले रखी है। नेट जो तुम्हारे हाथ में फॉरेक्स रिजर्व है वो क्या है, वो यही तो है। अब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया, ये अच्छी खबर या बुरी खबर? हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ गया, ये अच्छी खबर या बुरी खबर? हाँ, अच्छी खबर। कोई हंस के देख ले, मतलब ऐसा नहीं है कि सब सही है। ये सारा पैसा अपना किधर है रे बाबा, ये पैसा दूसरे का है। और उसमें भी लिसन लिसन, उसमें भी अगर जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसमें जो प्रपोर्शन है वो एफडीआई का ज्यादा होना चाहिए और एफपीआई का कम होना चाहिए, क्योंकि एफडीआई वाला यहां आता है, धंधा चालू करता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, लोगों को काम देता है। और एफपीआई, एफपीआई का शॉर्ट फॉर्म बनाया हमने, फ्लर्टिंग फॉर प्रॉफिट इन इंडिया। ये मैं जो अभी तुमसे बात कर रहा हूँ ना, ये जो शब्द बोल रहा हूँ सारे, ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड का यूनिट 4 पढ़ा रहा हूं मैं तुमको। मतलब तुम ऐसा मत, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मत सोचना टाइम पास हुआ है, पूरा बैकग्राउंड ले डाउन कर दिया है मैंने सारे चैप्टर्स का। फ्लर्टिंग फॉर प्रॉफिट इन इंडिया, इसका मतलब विदेशी लोग आए, पैसा लेके इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, स्टॉक मार्केट में उथल पुथल हुई, उनने पैसा बनाया और जिस दिन पैसे पूरे हुए निकल लिए वो। तुम जब चैप्टर यूनिट पढ़ोगे ना, उसमें आएगा इट इज कॉल्ड हॉट मनी। तो इंग्लिश के एक वर्ड से जोड़ा है, हॉट पटेटो। हॉट पटेटो मतलब क्या होता है, गरम आलू। हाथ में ले लो तो रख नहीं सकते, तुमको यूं यूं करते रहना पड़ता है उसको। उबला हुआ आलू कभी हाथ में उठाया है? I don't know, sir. I just order and things get delivered on my plate. ऐसे वाले तो नहीं है मेरे यहाँ पे बच्चे। अगर ऐसे वाले होते तो फिर वो यहाँ होते ही नहीं। यहाँ तो खुद ही आलू छीलने पड़ते सर। तो हॉट पोटैटो ऐसा रहता है, लगातार खेलते रहे तो। एफपीआई मनी इज हॉट मनी, कब आएगी कब जाएगी कोई भरोसा नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, इंडिया के टोटल फॉरेक्स रिजर्व में more than 65% is FPI money.
अरे चौकड़ी क्या चल रहा है इधर? एफपीआई मनी ज्यादा है तो ये गुड न्यूज है बैड न्यूज है? भक्तों से इस बारे में कुछ बात ना करें, क्योंकि एक बहुत परम भक्त से मैं उलझ गया था। तो भक्त अल्टीमेटली आ गया पाकिस्तान और 70 साल पे, और मंदिर वहीं बनाएंगे पे। तो भक्तों से इस बारे में चर्चा ना करें, ये इकोनॉमिक्स है तो फिर होगा। अभी तो मैं उनकी और भी बातें बताऊंगा आपको कि वो क्या क्या आप लोगों को वाइट वॉश करके बैठे हैं। एफडीआई होता तो अच्छा होता ना बेटा, एफपीआई जाता है तो हमारा जो ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व है वो लबालब दिखता है बहुत अच्छा है, लेकिन वो लबालब में अमानत है, वो कभी भी ले जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट कहीं है ही नहीं। तो यहां से ले भी जाएगा तो कहां जाएगा? चाइना वाला रखेगा नहीं उसको, एक्सप्लॉइट होने के लिए एक ही मार्केट है। जितने अमेरिका में डोमिनोज ने नहीं बेचे उतने तो महाराष्ट्र खा गया पिज्जा। अरे मैं मजाक, तेरे को ट्रस्ट इशू है मुझ पे? मैं पढ़ के आता हूं। अरे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जोड़ ले तो वो अमेरिका के पॉपुलेशन से बड़े मेरी बिटिया। जिस दिन अमेरिका हमसे लड़ेगा ना, हम दो ही लोग को बोलेंगे, एक तो जय शिवाजी जय महाराष्ट्र जाओ मारो, और उत्तर प्रदेश जाओ तुम भी मारो, हमसे बैठे आराम से। वो दोनों मिलकर अमेरिका की पॉपुलेशन से बड़े भाई। ऑन द लाइटर साइड, हाँ, मतलब डोंट टेक इट इन डिफरेंट। समझा क्या? नोट करना, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ता हूं फिर मैं। जी, वो सब अपन पढ़ेंगे, और वो सब कायदे से पीसी के में थी। 26%, 49%, 74, 26। एक मिनट पहले ये करो, मैं बोल देता हूँ, उस पर भी बोल देता हूँ। सिमिलर बन गया क्या ये? दूर से जूम जूम करने के बजाय लॉग इन करके स्क्रीनशॉट खींच लो, ज्यादा अच्छा है। रोमान, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इज नथिंग बट एफपीआई, ये सब अपने उसमें है, यूनिट 4 में। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा, सिर्फ नीचे वो बस बैलेंस ऑफ पेमेंट ही लिखा है मैंने, बाकी कुछ है नहीं उसमें। ये थोड़ा सा अजीब है डायग्राम, बट मेरे हिसाब से कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए काफी अच्छा है। बच्चों को दिमाग में क्लियर हो जाता है कि किसको किस में क्लासीफाई करना है। इसमें ना, आप 12th की किताब में जाओगे ना, उलझाएंगे आपको बहुत सारा। उसमें ना वो एक्सेप्शनल बहुत सारी चीजें डालते हैं। एक वो होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, हाँ मैं बोलना भूल गया यार वो। सुनो सुनो, ओए, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स वो क्या होता है? वन साइडेड ट्रांसफर, यूनिलैटरल मींस वन साइडेड। अभी टर्की में भूकंप आया, हम लोगों ने मदद भेजी। नेपाल में भी प्रॉब्लम हुआ, हमने मदद भेजी। थोड़े समय पहले अनफॉर्चुनेटली हमारे केरला में बाढ़ आई थी, इफ यू रिमेम्बर। कोविड के पहले की बात है, केरला में बाढ़ आई थी। और एक छोटा पॉइंट समझाता हूँ। केरला में बहुत सारे लोग जो केरला के हैं, वो लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। दुबई, कतर, इजिप्ट, ओमान, सऊदी अरेबिया, यहाँ सब केरला के बहुत लोग जाते हैं। केरला की कोस्ट को मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तो वो वहां पे उन लोगों को बोलते हैं, यू आर मलबारी पीपल, यू आर मालाबारी पीपल, सो फ्रॉम मालाबार कोस्ट। और केरला की जो नर्सेज हैं वो दुनिया में बेस्ट है।
इंडिया में नहीं, दुनिया में बेस्ट है। केरला क्रिश्चियन नर्सेज जो नर्सिंग स्कूल्स वहां पर हैं, तो दे आर द बेस्ट। नाउ द प्रॉब्लम इज, वो नर्सिंग स्कूल में एडमिट होते से ही उनको यूरोप और यूएस के अपॉइंटमेंट्स होते हैं। और वो लोग क्या, केरला में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है, ये भी एक पैराडॉक्स है बहुत बड़ा। सबसे लिटरेट स्टेट है और सबसे कम इंडस्ट्री है, क्योंकि वहाँ यूनियन बाजी बहुत होती है, वहाँ वो कम्युनिस्ट का राज है। तो सी, इकोनॉमिक्स इज नॉट आइसोलेशन, इकोनॉमिक्स इज कनेक्टेड एवरीवेयर। तो केरला में बाढ़ आई, दुबई में बहुत लोग काम करते, तो दुबई के शेख ने इंडिया को ग्रांट ऑफर करी कि बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं, हमारी तरफ से ये मदद हम देना चाहते हैं। टेल मी वन थिंग, शुड इंडिया टेक दिस? इंटरनेशनल रिलेशंस भी कुछ होता है, कौन दे रहा है ये तो देख लो। इंदौर से छोटा है वो पॉपुलेशन टर्म्स में, दुबई, ये बता दूं मैं आपको, इंदौर से छोटा पॉपुलेशन टर्म्स में। मतलब मध्य प्रदेश तो छोड़ो, मालवा से भी छोटा है वो पूरा। अब इतना जरा सा कोई देश पूरे वक्त में आपको मेरे को दान दे, जमता है क्या? हमने एक्सेप्ट नहीं करा। प्राइमा फेसी क्या लगता है, अकड़ है, ये है वो, ऐसा नहीं है। अकड़ के अलावा दूसरे प्रॉब्लम्स भी हैं कि ये तो किसी से भी दान ले लेते हैं, ये तो मांगते हैं। मैं ना बहुत स्लैंगी वर्ड यूज करता हूं, बट मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट दैट आइडिया थ्रू योर माइंड, जो आपको जल्दी समझ में आए बस। पाकिस्तान की हालत वही है ना, और उसको हर बार चाइना बचा लेता ब्लैक लिस्ट होने से। आपको क्या लगता है चाइना उसको फेवर करता होगा तो चाइना उसको बाद में स्क्रू नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। चाइना की स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है पूरी पाकिस्तान में, इसीलिए वो इतना सपोर्ट करता उसको, नहीं तो क्या है। तो दीज आर बिग गेम्स, यू कनेक्ट डॉट्स तो यू रियलाइज बात क्या क्या हो रहा है दुनिया में। ओके, बीओटी बीओपी डन, कुछ नहीं, ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा है लास्ट में। हो गए मेरे सारे पॉइंट्स? यस सर, बीओटी डन, बीओपी डन, प्रोग्रेसिव डन, रिग्रेसिव डन, इन्फ्लेशन डन, जीडीपी डन, बहुत बढ़िया। चुपचाप रहना, हिलना डुलना मत। 9 मिनट मेरे पास है, कोई हरकत करा तो देख लेना। नो नो, प्लीज प्लीज। तो तुम लोग रोज 10 मिनट लेट करते हो, मैं तब कुछ नहीं बोलता हूँ क्योंकि तुम थके हुए रहते हो। प्लीज अभी डोंट डोंट डू दिस टू मी ऑन अ डेली बेसिस। यस बेटिया, यू हैड अ क्वेश्चन। जीडीपी नहीं हुआ? जीडीपी नहीं हुआ? अभी बोल देता हूँ, 1 मिनट की बात है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसका फुल फॉर्म है। एक साल में देश भर में मोची से लेके मॉल तक, सुई से लेके सॉफ्टवेयर तक, टेलर की दुकान से लेकर आईपीएल की टिकटों तक, सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं देश में, उन सबका टोटल जीडीपी होता है। मतलब मैं बहुत सिंपल अपनी सीए वाली भाषा में बोलूं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट का जो पहला फिगर होता है ना, सेल्स, इंडिया की सेल्स इज जीडीपी। तो याद करने के एंगल से ग्रॉस देश का प्रोडक्शन। अब वो ग्रॉस क्यों बोलते हैं वो नेशनल इनकम में समझाऊंगा मैं। पर एक साल में देश के अंदर आपके पापा ने जो काम करा, मैंने जो काम करा, आपने कितने के रिचार्ज करवाए, अमेजोन ने कितने कमाए, नेटफ्लिक्स ने क्या करा, मोची से लेके फार्मर तक, सॉल्ट से लेके सॉफ्टवेयर तक, सब चीज जोड़ लो, सबका टोटल जो सबसे बड़ा फिगर आता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। सिंपल भाषा में, एक साल में देश के अंदर कितना सामान और सर्विसेज बनी, समझे बेटा? ये फिगर आता है और फिर इस फिगर को पकड़ के अपन बहुत सारे डेरिवेशंस करते हैं। तो वो डेरिवेशंस हम चैप्टर 1 में तो पढ़ेंगे। मैंने इतना अब आपको बता दिया, अभी के लिए ठीक है बेटा, इतना है ना? हाँ, ओके। मृदुल, ऐसा नहीं है कि वो एक क्वेश्चन आता है, सर जीडीपी सारी बातें तो गवर्नमेंट तक पहुंचती ही नहीं होंगी।
आपने ब्लैक, एक सिंपल सी लाइन बोल देता हूं क्योंकि ये पॉइंट बहुत सारे बच्चों के मन में था। कई बच्चे 12th में पढ़ते ही नहीं ढंग से, पता है क्या बोलते हैं, इसमें ब्लैक मनी तो काउंट ही नहीं हो रही, सबसे ज्यादा तो ब्लैक मनी है। जैसे हमारे सिंधियों के बच्चे, मारवाड़ियों, गुजराती बनिए, इनको क्या लगता है, कुछ नहीं हो रही हो, पागल हो सरकार। ये बोलने के लिए भी तो सुरक्षित माहौल चाहिए ना, कुछ नहीं हो रही हो पागल सरकार। पीछे से गुंडो उठा के ले जाएगा तो कहीं करेगा, बढ़िया उड़ गयो उड़ गयो उड़ गयो। ये कॉमेडी है ना उसकी, नहीं देखी तुमने ये? अरे बहुत सही है, देखना। यार नाम नहीं यार, बनिया उसको वो गौरव, गौरव गुप्ता, उसी की है ये। यार एक वो भी अच्छा चल रहा है अभी, जो शार्क टैंक में आया था, दुआ। मेरे को किसी ने बोला राहुल सीए है, नहीं ना? अच्छा अब मैं बोलूं, तो ये जीडीपी हो गया। अब मेरे को तुमको पढ़ाना है पब्लिक फाइनेंस, ठीक है? पब्लिक फाइनेंस में कहां से 9 मिनट खत्म है मोंटी, है ना? अभी 5 मिनट, 4 मिनट लगे, उसमें ठिलवाई अलग करी साथ में। सर पब्लिक फाइनेंस, ये वर्ड समझना जरा आप। ए, बातें बंद। सर पब्लिक फाइनेंस में नाम सुन के लगता है पब्लिक फाइनेंस करेगी, यहाँ पब्लिक मतलब तुम और मैं नहीं, बट तुम्हारे और मेरे माध्यम से गवर्नमेंट, ठीक है? हम जब स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब जिन जिन ने भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, वो ये पढ़ाया जाता है कि मार्केट में कोई इंटरफेयर ना करे तो मार्केट अपने आप अपना इक्विलिब्रियम ढूंढ लेता है, फ्री मार्केट। लेकिन फ्री मार्केट रहता कहाँ है? आप बिना सरकार के इमेजिन ही नहीं कर सकते चीजें। 1929 तक एडम स्मिथ भी यही बोलते रहते, मार्शल सॉरी, कि भैया कुछ मत छेड़ो, कुछ मत करो, सरकारें कुछ नहीं कर सकती, चीजें अपने आप सब हो जाती हैं, अगर मार्केट में डिमांड है तो सप्लाई आ ही जाती है। हमको ऐसा सिखाया पढ़ाया गया है, डिमांड सप्लाई, कि डिमांड अगर जनरेट हो रही है किसी चीज की तो सप्लाई आ ही जाएगी। तुमने बोला घर बैठे मुझे होटल का खाना खाना है, तो जोमेटो और स्विगी बन गए। तुमने बोला मेरे को टैक्सी घर पे चाहिए, ओला उबर बन गए। तुमने कहा शॉपिंग करने जाना है लेकिन मैं जा नहीं सकता, फ्लिपकार्ट अमेजॉन बन गए। तुमने बोला सामान भूल गया घर से लाना है, छोटे मोटे डिलीवरी एप्स बन गए, सामान लाने वाने के, गॉट इट वॉट इट करके ऐसे कुछ रहते हैं, ये बहुत सारे हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। सामान लाने ले जाने की एक ऐप है डंजो, DUNZO, इंडिया इंदौर में नहीं चल रही, बाकी इस मेट्रोज में खूब चल रही है। मतलब मैं जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग, आप डिमांड करो, थोड़े दिनों में वो चीज मार्केट में अवेलेबल होती है। इस फंडामेंटल को शुरू से कहा जाता है कि बाजार में आप जाके खड़े हो जाओ, सामने वाले को धंधे में कमाई दिखी, वो आ जाएगा, तो देर में वो बोलता है फ्री मार्केट चलाओ। लेकिन जब 29 का 1929 की मंदी आई, तो मंदी में उन्होंने एक चीज रियलाइज करी, सरकार ना होती तो मंदी से बाहर ना निकलते, क्योंकि सरकार एंट्री लेती है, काम करती है, सपोर्ट देती है चीजों। अब आप थोड़ा थोड़ा गिनना चालू करना, हमारे का सिंधियों की पार्टियां होती, कॉकटेल पार्टी बड़ी इनफेमस कहलाती हैं वो दूसरे समाजों में, बट बाकी हमारे अलावा सारे समाज करते हैं आजकल। हम खुल के करते, वो छुप के करते, बस होती सब जगह है। कॉकटेल पार्टी में क्या होता है, आप 9-10 बजे पार्टी चालू होती है, ड्रिंक्स व्रिंक्स लो, स्नैक्स खाओ, थोड़े बहुत म्यूजिक चलता है, गाने वाने, फिर थोड़ी देर बाद ड्रिंक्स के बाद डांस वांस चलती है, मस्ती चलती है, फिर डिनर होता 12-1 बजे। फिर कॉकटेल पार्टी में गए तो एक अंकल मेरे पिताजी से मिले और फिर बोले, मेरे को मिलवाया पापा, मेरा बेटा क्या करते हो, हाथ में अंकल के ग्लास था, क्या करते हो बेटा? तो मैंने बोला सर सीए हूँ। अच्छा, तुम भी ब्लैक वाइट खेलते हो? ये क्या बात हो गई यार? मैंने पापा को देखा, पापा बोलते नहीं, अंकल है, मैं मान सम्मान ठीक है भाई। फिर थोड़ी देर बाद घूमते फिरते ऐसा ना, पार्टी में 2-3 बार टकरा जाते आमने सामने, फिर बैठे प्लेट पे कुछ खा रहे, मैं भी उसी टेबल पे बैठा, क्या करते हो बेटा? मैंने अंकल मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूँ बच्चों को। ट्यूशन?
बेटा मैं 4-5 नंबर देता हूँ, वहां हिसाब लिखने का मुनीम वाला काम है, तुम कर लो। अब अंकल, मैंने बोला मैं क्लासेस लेता हूं, तो अंकल ने ट्यूशन समझा। अंकल को लगा वो घर के टेबल पे बैठ के 4 बच्चे पढ़ा रहा हूं मैं। अंकल कुडंट इमेजिन दिस। तो मेरे पिताजी को, मैंने बहुत तेज चल लिया है। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं करना अपने को, उसको नहीं मालूम है। थोड़ी देर बाद आके मेरे पिताजी के कंधे पे हाथ रख के बोलता, क्या सुंदरदास जी आपने बच्चे को पढ़ा लिखा के 5-7 साल बर्बाद कर दिया, मुनीम बन रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, अभी तक बेरोजगार है। मैंने आता माजी सटक ली। मैंने बोला अंकल आपके हाथ में स्कॉच विस्की है? बोले हाँ। मतलब ब्लैक लेवल पी रहे हो? बोले हाँ। मैंने कहाँ रहते हो? बोले त्रिवेणी कॉलोनी में रहता हूँ। मैंने बंगला है या फ्लैट है? बंगला है। मैंने अच्छा, मैं काम का है? मोबाइल का है। मैंने वेरी गुड। मैंने बंगले में इंटीरियर करवाया होगा? 70 लाख इटालियन मार्बल। मैंने वेरी गुड। मैंने अंकल एक बात बताओ, आपका जो इटालियन मार्बल वाला घर है, आप कल सुबह उठो और वहां से जो गटर चौक निकले, तो गटर का पूरा पानी आपके इटालियन मार्बल पे आया, तो आपको कैसा लगेगा? जी 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 जी, ये क्या बोल रहे हो? मैंने इतने में आप जैसे पैर रखो तो गंदगी होगी वहां पे। बोले हाँ। कैसी बात कर रहा? और मैंने इतने में आपको फोन आया कि साहब आपकी दुकान पे चोरी हो गई है, शटर टूटे हुए पड़ा, माल बिक गया, सवारे गायब है माल। आप घबरा के भगोगे उधर से, जैसे तैसे चलो, जैसे ही आप गाड़ी लेकर दौड़े, सड़क पे इतने गड्ढे कि आप गिर गए, आपकी गर्दन की हड्डी में लग गई, और गर्दन की हड्डी में लग गई। और इतने में आपका फोन आया आपकी बेटी का, पापा मेरी चेन खींच के ले गया कोई, मेरे को गाड़ी पे से धक्का दे के, क्या बेहुदा बातें कर रहा है। इतने में अंकल का पारा चढ़ गया। मैंने अंकल ये सब नहीं होता ना? मैंने नहीं, मैंने ये इसलिए नहीं होता क्योंकि एक व्यवस्था चल रही है, और उस व्यवस्था को जिसको आप चोरी चकारी समझते हो ना, वो व्यवस्था टैक्स से चलती। आपके इस बंगले के पहले जब ये बंजर जमीन थी ना, नगर पालिका निगम ने मोटे मोटे पाइप लगा के गटर की लाइन बिछाई है। आप जिस रोड पे गाड़ी दौड़ा रहे हो ना, वो डामर और कंक्रीट डाल के सरकार ने बनाया है। आप जितने मजे से ये स्कॉच विस्की यहाँ खड़े होकर पी रहे हो ना, इसलिए कि आपको पता है आपकी दुकान में चोरी नहीं होगी। और आपको अगर आपकी बेटी का ऐसा फोन नहीं आता ना कि पापा मेरी चेन खींच के ले गया कोई, तो उसको पता है कि पुलिस बहुत सट के मारती, चोरी नहीं करता है। और ये सब व्यवस्था आपके और मेरे टैक्स से चलती है। कृपया करके चोरों की जमात न बोले सरकार को। कुछ लोग चोर हो सकते हैं, पूरी व्यवस्था चलती है, और इस व्यवस्था को चलाने के लिए फंड लगता है, और इस फंड को मैनेज करना और इस फंड को हैंडल करने का काम पब्लिक फाइनेंस का है। So when you unload your shit in the morning in the party seat, you should be grateful to the government that they are ready to take care of your shit on a daily basis. समझे? अंकल की दारू उतर गई, और अंकल मेरे पापा को बोलते बहुत मुझोर है आपका छोरा। तो बोलते क्या करूं, हाथ से निकल गया, मेरी भी नहीं सुनता आजकल। वो पिताजी बाद में बोलते वेरी गुड, सही निपटाया। अरे मैंने कैसी बातें करते हैं यार ये लोग। ठीक है, so we'll get into public finance in detail now tomorrow onwards. Thank you.